चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। 2026 के अमेरिका ईरान संघर्ष में इस वक्त जो दांव पे लगा है ना, वो सच में अभूतपूर्व है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ ईरान है जो अब वेपन्स ग्रेड यूरेनियम हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ है अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन, जिसने युद्ध के मैदान में पहली बार अभूतपूर्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। ये कोई आम पारंपरिक सैन्य टकराव नहीं है दोस्तों, ये असल में युद्ध के भविष्य की एक ऐसी झलक है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 2026 के उस संघर्ष को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने पूरे मध्य पूर्व के रणनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। हम इस बेहद जटिल मल्टी डोमेन वास्तविकता को समझेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ जमीनी और हवाई सैन्य हमले ही शामिल नहीं है, बल्कि यह साइबर युद्ध और एक ऐसे वैश्विक आर्थिक गतिरोध की भी कहानी है जिसने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को रोक कर रख दिया है। तो इस चर्चा को हम 4 मुख्य भागों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती हमलों की, फिर हम देखेंगे ईरान की मल्टी डोमेन जवाबी कार्रवाई, उसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े वैश्विक आर्थिक गतिरोध को समझेंगे और अंत में एपिक फ्यूरी 2.0 की सैन्य तैयारियों पर नजर डालेंगे। भाग 1, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये वो पहला कदम था, वो संयुक्त अभियान जिसने इस पूरे वैश्विक गतिरोध की नींव रखी। 1000। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस अभियान के विशाल स्तर को बयां करता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने एक संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया और इसके पहले 24 घंटों के भीतर ही ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर प्रहार किया गया। ये इतना व्यापक हमला था कि इसकी तुलना अगर हम करना चाहें तो केवल 2003 के इराक युद्ध के शुरुआती घंटों से ही कर सकते हैं। जमीनी हकीकत तो ये थी कि यह हमला सिर्फ इमारतों या बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं था, इसका सीधा मकसद रणनीतिक नेतृत्व को खत्म करना था। इजरायली ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेने और कई वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया गया। इस अभियान ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आसान शब्दों में कहें तो आगे के हमलों के लिए आसमान को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली चीज सामने आती है, एल्गोरिथम बैटल ग्राउंड। ये एकदम साफ दिखाता है कि आधुनिक युद्ध कैसे बदल रहा है। पेंटागन ने पहली बार एंथ्रोपिक के क्लॉड जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का युद्ध में इस्तेमाल किया। इन एआई टूल्स ने खुफिया डेटा को इतनी तेजी से प्रोसेस किया कि टारगेट तय करने की स्पीड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई। सबसे अहम बात यह है कि राजनीतिक स्तर पर इस एआई कंपनी के साथ काम न करने के निर्देशों के बावजूद मिलिट्री की इस पर निर्भरता इतनी गहरी हो चुकी है कि इसे रोका ही नहीं जा सका। युद्ध की गति अब इंसानी दिमाग से ज्यादा मशीनों की स्पीड पर निर्भर हो गई है। अब आते हैं भाग 2 पर, मल्टी डोमेन जवाबी हमला। इतने भारी प्रहार के बाद यह तो तय था कि ईरान शांत नहीं बैठेगा, लेकिन उनकी रणनीति बिल्कुल सीधी नहीं थी। उन्होंने एक मल्टी डोमेन अप्रोच अपनाई। ईरान ने जवाब में सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी। एक तरफ उन्होंने काइनेटिक हमलों के जरिए बहरीन से लेकर जॉर्डन तक 14 से 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधा प्रहार किया, लेकिन दूसरी तरफ जो असली रणनीति थी वो था असम्मित युद्ध यानी असिमेट्रिक वॉरफेयर। उन्होंने लड़ाई को सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित रखने के बजाय राज्य प्रायोजित साइबर हमलों और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए युद्ध के मैदान को पूरी दुनिया में फैला दिया। जरा गौर कीजिए कि यह नेटवर्क काम कैसे करता है। ईरान के हैकर समूह जैसे APT33 ने गंभीर साइबर हमले किए और वाइपर मालवेयर का इस्तेमाल किया। ये कोई आम वायरस नहीं है, ये डेटा को पूरी तरह तबाह कर देता है। उधर APT35 ग्रुप AI का इस्तेमाल करके फर्जी ईमेल और स्पीयर फिशिंग कैंपेन चला रहा है। और बात सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड की नहीं है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मौजूद हिजबुल्लाह स्लीपर सेल जैसे वैचारिक प्रॉक्सी नेटवर्क को भी ग्राउंड लेवल पर एक्टिवेट कर दिया गया। और इसी का नतीजा थी ये अभूतपूर्व चेतावनी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी को आधिकारिक तौर पर यह घोषणा करनी पड़ी कि भविष्य के इस संघर्ष में अमेरिकी धरती भी युद्ध का एक मैदान बन सकती है। घरेलू स्तर पर स्लीपर सेल और अतिवादी समूहों के हमले की ये चेतावनी साफ बताती है कि 21वीं सदी के युद्ध में अब कोई भौगोलिक सीमा नहीं बची है। भाग 3, भू राजनीतिक और आर्थिक गतिरोध। हथियारों और साइबर स्पेस से थोड़ा आगे बढ़ें तो इस युद्ध का एक तीसरा और बहुत बड़ा मोर्चा है, और वो है अर्थशास्त्र। दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन कैसे रोकी जाती है, ये इसका सटीक उदाहरण है। ईरान ने रणनीतिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावित किया है। आपको बता दूं, यहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे खोलने के लिए 3 शर्तें रखीं। पहली, अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाए। दूसरी, युद्ध समाप्त हो। और तीसरी, सबसे अहम शर्त, कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। इस एक कदम ने दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में आग लगा दी है। तो क्या अमेरिका इन शर्तों के आगे झुक रहा है? एयरफोर्स 1 से आया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उनका कड़ा रुख स्पष्ट कर देता है। उन्होंने साफ कहा कि 20 साल का समय बहुत होता है और अमेरिकी प्रशासन पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर अडिग है। ये बयान दिखाता है कि शांति समझौता तो चाहिए, लेकिन किसी भी ऐसी शर्त पर नहीं जो ईरान को परमाणु क्षमता बनाए रखने की थोड़ी सी भी गुंजाइश दे। और इसी कठोर कूटनीतिक रुख ने बातचीत को पूरी तरह से डेडलॉक में डाल दिया है। इस बीच बैकग्राउंड में एक नया त्रिपक्षीय रणनीतिक समझौता आकार ले रहा है, जो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है।
जनवरी 2026 से चीन ईरान को सैन्य सैटेलाइट डेटा और रसद सहायता दे रहा है। रूस ने ईरान के नष्ट हो चुके एयर डिफेंस को फिर से बनाने के लिए $589 मिलियन का समझौता किया है। इसके बदले ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक सुरक्षा मिल रही है। ये नया रणनीतिक त्रिकोण अमेरिका की किसी भी सैन्य योजना को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। और अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, एपिक फ्यूरी 2.0 की तैयारी। जब कूटनीति के सारे दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं, तो 8 अप्रैल के संघर्ष विराम के बाद से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 60%। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने सीनेट के सामने जो आंकड़ा पेश किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ईरान के पास कम से कम 11 टन यूरेनियम का भंडार है जो 60% तक संवर्धित किया जा चुका है। परमाणु बम बनाने के लिए आपको लगभग 90% की आवश्यकता होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ईरान एक वेपन्स ग्रेड परमाणु हथियार बनाने से महज कुछ हफ्तों की दूरी पर है। ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए पेंटागन एपिक फ्यूरी 2.0 के तहत 3 कड़े मिलिट्री ऑप्शंस पर विचार कर रहा है। पहला, पहले से भी बड़े स्तर पर हवाई और मिसाइल हमले करना। दूसरा, और भी ज्यादा जोखिम भरा विकल्प, स्पेशल फोर्सेस को सीधा अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर भेजना। और तीसरा विकल्प है ईरान के तेल निर्यात की धड़कन खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लेना। आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन लें, रिस्क बहुत बड़ा है और इसमें भयंकर सैन्य वृद्धि तय है। लेकिन ईरान भी कोई मूक दर्शक बनकर तो बैठा नहीं है। खुफिया रिपोर्ट बताती हैं कि ईरान ने हुर्मुज़ जल डमरू मध्य के पास मौजूद अपनी 33 में से 30 अहम मिसाइल साइटों का कंट्रोल वापस ले लिया है और उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि अगर अमेरिका फिर से हमला करता है तो ईरान वहां से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों और नौसैनिक बेड़ों पर तुरंत और भयानक पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही हमें इस पूरे विश्लेषण के उस सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अमेरिका द्वारा दी गई 4 सप्ताह की सैन्य समय सीमा खत्म होने के कगार पर है। तो क्या यह भारी दबाव किसी कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खोलेगा, या फिर दुनिया अपने पहले एआई संचालित युद्ध के उस दूसरे चरण में प्रवेश करेगी जो अभूतपूर्व तबाही ला सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ ही दिन तय करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस जटिल और तेजी से बदलते परिदृश्य को समझना आज के समय में बेहद जरूरी है, तो इसके हर पहलू पर विचार करते रहिए।